अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन 9 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 तक कर चुके थे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 3 टर्म्स। जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के, उनका जो सम है, इट मीन्स जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं वो है S6, वो इक्वल है 9 टाइम्स। 9 टाइम्स इक्वल होगा जो 3 टर्म्स जो सम है उसके। सो वी विल S6 विल बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स S3। सो अब हमें सम का फार्मूला पता है ज्योमेट्रिक सीरीज का, हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो S6 के लिए n को 6 पुट करना पड़ेगा और S3 के लिए n को 3 पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन रेशो। तो हमने इसमें से r की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व करके मिड ब्रेक फार्मूला यूज़ करेंगे और आप यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क जोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 एंड सो ऑन बी एडेड टू गेट द सम ऑफ दिस। कि ये हमें सीरीज गिवन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है स्क्वायर रूट 3, थर्ड टर्म है 3, और उसका जो सम है Sn वो इसकी इक्वल है, और आपने वो n फाइंड करना है। सो मैं सम का फार्मूला यूज़ करूँगा इसमें। Sn की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो और हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, और वहाँ से जो है वो हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देखते हैं, Sn की जगह पे Sn वाली वैल्यू पुट की, a1 1 है वो पुट किया, और जो है वो स्क्वायर रूट 3 है। सो इस स्क्वायर रूट 3 को, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करके, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 इंटू स्क्वायर रूट 3 40 स्क्वायर रूट 3, 40 इंटू माइनस 1 माइनस 40, देन 13 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3, इससे स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 की इक्वल होता है। सो 13 इंटू 3 39, एंड स्क्वायर रूट 13 13 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से माइनस 13 स्क्वायर रूट 3। सो इसको सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास ये फाइनल फॉर्म बन जाएगी, 27 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 होल पावर n। अब ये जो 27 है, 27 स्क्वायर रूट 3 है, इसको मैं 3 की पावर में लिख सकता हूँ। सो 27 इज 3 पावर 3 बिकॉज 3 3 9 9 3 27, और 3 पावर 1 बाई स्क्वायर रूट मीन्स का मतलब है कि 3 पावर 1 बाई 2। सो यहाँ पे बेसिस सेम पावर बी एडेड, दिस विल बिकम्स 3 पावर 3 प्लस 1 बाई 2, और यहाँ से 3 पावर n बाई 2। अब यहाँ पे देखें कि ये दो टर्म्स आपस में इक्वल भी हैं और इनके बेसिस भी सेम हैं, इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी जाके ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। सो इसकी पावर है 3 प्लस 1 बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू इसकी जो पावर है n बाई 2 की। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि है 7। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ पीथ क्यूथ एंड ऑर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी ए बी सी। सो जो पीथ टर्म होगी वो होगी ए की इक्वल, जो क्यूथ टर्म होगी वो होगी बी की इक्वल, एंड सिमिलरली जो सी होगा वो इक्वल होगा अर्थ टर्म के। तो हमने ये चीज़ जो है ये प्रूव करनी है कि ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, एंड सी पावर क्यू पी माइनस क्यू, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 1 के। सो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास जो जनरल फार्मूला है nth टर्म का वो इसकी इक्वल है। तो अगर मुझे पी टर्म फाइंड करनी है तो मुझे एन पी पुट करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ ए पी, जो पी टर्म है वो ए की इक्वल है, सो दिस विल बिकम्स ए। सॉरी, हाँ। नेक्स्ट जो इसमें मुझे क्यू टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एन की जगह पे क्यू पुट करूँगा, तो ए क्यू विल बी इक्वल्स टू ए वन आर पावर क्यू माइनस 1, एंड ए क्यू जो टर्म है वो बी की इक्वल है, सो यहाँ से बी की इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये सी की इक्वल आ जाएगा। सो ये ए बी सी बेसिकली इनकी इक्वल हो जाएंगे, और इन इक्वेशन को मैं लेबल कर लेता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। नाउ हमने प्रूफ क्या करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 की इक्वल है। सो पहली टर्म इसमें है ए पावर क्यू माइनस आर,
इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट साइड है वो भी ए की इक्वल है, तो यहाँ पे बोथ साइड पे मैं क्या ले लूँगा, पावर क्यू माइनस आर ले लूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पावर क्यू माइनस आर लाइक दिस, और यहाँ पे ए वन आर पावर पी माइनस वन, इस होल का जो है वो पावर आ जाएगा क्यू माइनस आर। तो ए वन की पावर भी क्यू माइनस आर, और यहाँ पे ऑलरेडी आर की पावर पी माइनस वन है, इसकी हम होल पावर ले रहे हैं क्यू माइनस आर। तो पावर के ऊपर जब पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो उससे ये चीज़ आ जाएगी इक्वेशन 4। नेक्स्ट मुझे चाहिए बी पावर आर माइनस बी। तो बी जो है वो इक्वेशन 2 में है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे पावर ले लूँगा आर माइनस बी। सो यहाँ पे आ जाएगा बी पावर आर माइनस बी, ए वन पावर आर माइनस बी, एंड आर पावर क्यू माइनस वन, और आर माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह मुझे तीसरी चीज़ चाहिए सी पावर पी माइनस क्यू, ये वाली चीज़ चाहिए। तो सी जो है वो इक्वेशन 3 में है, तो इक्वेशन 3 के बोथ साइड पे मैं पावर ले लूँगा पी माइनस क्यू। सो सी की पावर आ जाएगी पी माइनस क्यू, ए वन की पावर आ जाएगी पी माइनस क्यू, आर की पावर आ जाएगी आर वन, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। सो ये तीन इक्वेशन मेरे पास हो जाएंगी, न्यू आ जाएंगी 4 5 6। अब मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए। इस इक्वेशन 4 5 6 को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 4 5 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इनके लेफ्ट लेफ्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और राइट साइड्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो जो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली जो साइड है, इससे यही आ जाएगा जो हमने प्रूव करना है, और इससे हम 1 लेकर आएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको कैसे मल्टीप्लाई होंगे, देखें इस इक्वेशन 4 में ए वन, 5 में भी ए वन, 6 में भी ए वन, ये ए वन सारे जो मल्टीप्लाई होंगे इन सब के बेसिस सेम है, तो इनके पावर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली इन इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है वो है और इनके भी बेसिस सेम है, आर है, इनके पावर भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये तीनों एस, ये तीनों आर्स, बेसिस सेम, पावर इनके ऐड हो जाएंगे, और सारी जो पावर है वापस में कैंसिल आउट होके ए पावर जीरो ए वन पावर जीरो आ जाएगा। यहाँ पे पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करूँगा मैं लाइक दिस, इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट, उसके बाद ऐड करेंगे तो वो भी सारे कैंसिल होके आर पावर ज़ीरो आ जाएगा, और एनी थिंग पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन, और ये वन जो है हमने प्रूव करना है बिकॉज इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, वन की इक्वल थी। ये सिंपल सा प्रूफ था। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज 6। कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सम जो है वो 6 की इक्वल है। सो एस एन जो है वो 6 की इक्वल है, या इसका जो सम है वो 6 की इक्वल है, इन सच दैट ईच टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। कि हर टर्म का जो पहली टर्म होगी सपोज, वो अगली टर्म के 4 टाइम्स होगी। सपोज अगर फर्स्ट टर्म है तो वो सेकंड टर्म के 4 टाइम्स होगी, इस तरह थर्ड टर्म की, इस तरह फोर्थ टर्म के, इन सब उन सब की क्या होगी, 4 टाइम्स होगी। सो एस जो है वो 6 की इक्वल है, तो मुझे बेसिकली वो सीक्वेंस ही फाइंड करनी है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मुझे फर्स्ट टर्म का पता हो और कॉमन रेशो आर का पता हो। अगर ये दो चीज़ें पता चल जाए तो हम पूरी सीक्वेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस सीक्वेंस की जो सम है, सीरीज़ की जो सम है वो 6 की इक्वल है। तो हम सम का फार्मूला यूज़ करके ए वन इज इक्वल टू वन माइनस आर सिक्स, यहाँ से एक वन माइनस आर को बहुत सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ए वन इक्वल टू 6 इंटू वन माइनस आर, तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब उसने जो दूसरी बात की है कि ईच टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलो इट। अब मैं ए वन कहता हूँ तो ए वन क्या होगा, ए वन के बाद फॉलो वाली टर्म्स कौन सी होंगी, ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन, तो वो उनके क्या होंगे, 4 टाइम्स होंगे। सो ए वन इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इसकी जो फॉलो टर्म्स हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, इसके हम 4 टाइम्स ले लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ए टू जो है बेसिकली ए वन आर की इक्वल है, ए थ्री जो है वो ए वन आर स्क्वेयर, ए फोर जो है वो ए वन आर क्यूब, इनकी वैल्यूज प्लग कर लेते हैं। यहाँ से ए वन सब देखें सारी टर्म्स में ए वन है, ए वन को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद ये लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर जो सीरीज बन जाएंगी वो होगी आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन। अब अगर इस सीरीज को मैं देखूँ, उसको मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सीरीज ऐसी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म आर की इक्वल है, उसका जो कॉमन रेशो होगा वो भी आर की इक्वल होगा। इसका कॉमन रेशो कैसे आर की इक्वल होगा, देखें सेकंड टर्म इसकी है आर स्क्वेयर, फर्स्ट टर्म इसकी है आर, तो आर स्क्वेयर आर कैंसिल तो आर आ जाएगा, और इसका क्या है, कॉमन रेशो है। सो इस ब्रैकेट के अंदर जो ये वाली सीरीज बन गई है, बेसिकली ये ऐसी सीरीज है
जिसका फर्स्ट टर्म भी आर है और कॉमन रेशो भी आर है। सो बाय सम के फार्मूले से सिर्फ इस सीरीज़ पे मैं सम का फार्मूला अप्लाई करूँगा। ए वन बाई वन माइनस आर, ए वन अभी आपका आर है, आर तो आपका ऑलरेडी आर है, तो आर डिवाइड बाई वन माइनस आर। तो इस ब्रैकेट का जो सम होगा, इस सीरीज़ का जो सम होगा वो इक्वल होगा बेसिकली आर इंटू आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर के। सो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5 की। ये कैलकुलेशन आसान है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब और मुझे नोन हो गई है कि आर 1/5 की इक्वल है। यही आर की वैल्यू उठा के अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो यहाँ से मुझे ए वन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और वो है 24/5। नाउ अब अगर मुझे ए वन और आर नोन है तो मैं इन दोनों को यूज़ करके बाकी जो टर्म्स हैं वो सीक्वेंस की या सीरीज़ की वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए वन ये फर्स्ट टर्म, ए वन आर सेकेंड टर्म, ए वन आर स्क्वेयर थर्ड टर्म, ए वन आर क्यूब फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इससे चलता जाएगा। सो 24/5 इज़ योर फर्स्ट टर्म विच इज़ ए वन प्लस ए वन आर है तो ए वन 24/5 और आर इज़ योर 1/5 प्लस 24/5 आर स्क्वेयर इज़ 1/5 स्क्वेयर। इस तरह सो इनको हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास जो होगी वो सीरीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ़ वाई इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कोई सीरीज़ है और इसका जो एक्स है वो इन बिटवीन 0 एंड 3 है। तो अब फाइंड करें कि एक्स जो होगा वो इसकी इक्वल होगा। तो ये जो हमें सीरीज़ गिवन है क्लियरली ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, बिकॉज अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करता हूँ या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास एक सेम रेशो बनता है जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो x/3 की इक्वल है, इसका जो कॉमन रेशो आता है वो भी x/3 की इक्वल है, और इसका जो सम है उसको हमने y कह दिया सपोज। तो हमने सपोज नहीं किया, हमने इसको ये देखें ये जो सम है ये बेसिकली y की इक्वल है, इसलिए इसको हम सम को y से कहते हैं। तो इसका जो सम हम फाइंड करेंगे सीरीज़ का, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है वो इक्वल होता है ए वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर के। ए वन इज़ योर x/3 एंड आर इज़ योर x/3। सो ये चीज़ें सब इसमें हम पुट करेंगे तो ए वन भी x/3, आर भी x/3। नीचे मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा 3, 3 माइनस x/3। तो इस डिवाइड को मैं जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, एंड देन क्या होगा, 3 3 कैंसिल। सो y इज इक्वल टू यूर x/3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स को बहुत सारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बॉल रीबाउंसेस टू हाफ ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट्स ड्रॉप्ड। कोई बॉल है उसको अगर मैं किसी हाइट से फेंकता हूँ तो वो फर्स्ट जो वो ज़मीन पे बाउंस करेगा तो ओरिजिनल हाइट के हाफ आएगा। इसी तरह ज़मीन के सपोज हाफ हाइट तक आ जाएगा, फिर वो दोबारा नीचे ज़मीन की तरफ जाएगा और फिर जब ज़मीन से स्ट्राइक करेगा तो जितना फर्स्ट स्टेप में ऊपर गया था उससे और हाफ चला जाएगा। लाइक सपोज अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने 40 की हाइट से फेंका है नीचे आसमान से, 40 मीटर हाइट है वहाँ से इसको बॉल को मैंने फेंका है, तो जब पहले अर्थ की तरफ जाएगा, ज़मीन की ग्राउंड की तरफ जाएगा, ग्राउंड से बाउंस करेगा तो 40 का हाफ 20 तक आएगा, फिर अगेन ज़मीन की तरफ जाएगा। सो जब दोबारा ज़मीन की तरफ जाएगा, ग्राउंड की तरफ जाएगा तो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो अगेन अब 20 का हाफ आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर तक आएगा। 10 मीटर के बाद जब दोबारा ज़मीन की तरफ जाएगा तो दोबारा जब ज़मीन से स्ट्राइक करेगा तो अब 10 के बाद 5 मीटर तक आएगा, क्योंकि अब 10 मीटर की हाफ आएगा। इस तरह फिर 5 का हाफ 2.5, फिर इस तरह 1.25 एंड सो ऑन तक जाता जाएगा। सो इफ़ इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम 10 मीटर 10 फीट। अब कहता है कि अगर ओरिजिनली ये 10 फीट से आया हो, फेंका गया हो, हाउ फॉर इट डज ट्रेवल फ्रॉम द मोमेंट इट इज़ ड्रॉप्ड अंटिल द मोमेंट ऑफ इट्स 8th बाउंस। तो जब तक वो 8 बाउंस करेगा तो उस वक्त इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो इसको हम लिखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, बेसिकली इसको फेंका गया था 10 की हाइट से, 10 फीट की हाइट से, तो 10 प्लस 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 मैंने इसलिए लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये 10 फीट है, ये टोटल जो इसकी हाइट है वो 10 फीट है। यहाँ से कोई बॉल फेंका गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की तरफ आता है, उसने सिर्फ ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जब यहाँ से स्ट्राइक करता है तो वो अब 15 सपोज ये 5 मीटर है, यहाँ तक ये 5 फीट है, मीटर नहीं है फीट है। तो दोबारा जो है वो ज़मीन की तरफ जाएगा,
अब वो 5 फीट ऊपर भी जाएगा, 5 फीट वापस भी आएगा, सो 2 टाइम्स 5। अब नेक्स्ट जब ये बाउंस करेगा तो अब ये 5 की जगह पे 2.5, ये सपोज 2.5 हाइट है, 2.5 तक आएगा और 2.5 से फिर ज़मीन की तरफ जाएगा। अब 2.5 ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, सो 2 टाइम्स 2.5, और 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2। अब आगे जो आएगा वो 5/4 जाएगा, सपोज ये 5/4 है, इसका भी हाफ है 5/4, तो 5/4 ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। इसी तरह से ये 2 टाइम्स क्या होगा 5/4, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा कहाँ तक, 8th टर्म तक। सो अब अगर मैं ऐसा करूँ, इसको मैं सीरीज़ के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये इसका प्रोसीजर है कि सीरीज़ बनी कैसे है। तो फर्स्ट जिसकी हाइट है वो 10 थी, उसके बाद 2 इंटू 5/2, बिकॉज पहले पहले के साथ 2 क्यों नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली जो हाइट थी उससे ये एक दफ़ा आया है, फिर दोबारा ये 10 फीट हाइट पे तो नहीं जाएगा, दोबारा ये 5 फीट पे जाएगा। सो 10 को इसलिए एक दफ़ा लिखा गया है, बाकी सारे 2 टाइम्स हैं। अब इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन करूँगा तो इसकी सीरीज़ कैसे बनेगी वो चेक करते हैं। सो 10 प्लस 2 कॉमन करने के बाद 5, 5/2, 5/4 अप टू 7 टर्म्स। अब 7 टर्म इसलिए क्योंकि एक 10 आपने साइड पे कर दिया है। तो ये 7 टर्म्स बन गए हैं। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, तो अब A1 5 हो गया। R जो है वो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, वो 1/2 आ जाएगा। 7 टर्म्स हैं तो N आपका 7 आ जाएगा। तो सम का फार्मूला हम लगा लेते हैं। दिस इज सम का फार्मूला है A1 इज इक्वल टू, सॉरी, A1 इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो ये फार्मूला लगा के सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है, अ मैन विशेस टू सेव मनी बाय सेटिंग असाइड आर इज 1 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। डे 1 में वो 1 रुपीज़ को सेव करता है। आर इज टू द सेकेंड डे पे वो 2 रुपीज़ जो है सेव करता है। फॉर द थर्ड डे को वो 4 रुपीज़ जो है वो सेव करता है, एंड सो ऑन डबलिंग द अमाउंट ईच डे। और इस तरह वो हर दिन जो है, अगले दिन जो है वो अमाउंट को डबल डबल करता जाता है। लाइक फर्स्ट डे पे 1, तो अगले दिन डबल 2, अगले दिन फिर 2 का डबल 4, अगले दिन फिर 4 का डबल वो क्या कहते हैं 8 कर देगा, एंड सो ऑन, इस तरह ये जाता कंटिन्यू करता जाएगा। वो कहता है कि वो उसके पास कितनी अमाउंट जमा होगी 15 डे के दिन। सिर्फ A15 जो है वो फाइंड करना है। और नेक्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट सेव्ड एट द एंड ऑफ 30 डेज। अब वो टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, 30 दिन की बात कर रहा है, तो मुझे S30 फाइंड करना होगा। अब मुझे A1 भी नोन है कि A1 इज़ 1, आर भी नोन है विच इज़ 2, A15 फाइंड करना है, S30 फाइंड करना है। तो A15 के लिए ये फार्मूला गिवन है और S30 के लिए ये फार्मूला है, एंड आई एम श्योर कि आप इन फार्मूलों को यूज़ करके, इस नॉलेज को यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। सो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। वो कहता है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। कोई बैक्टीरिया है बैक्टीरिया जो है वो किसी कल्चर में इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 64,000 टू 7,29,000 इन 6 डेज। कि इनिशियली वहाँ पे 64,000 थे, आफ्टर 6 डेज जो है वो वहाँ पे 7,29,000 हो गए। तो फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज दैट द रेट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो हमने जो है वो आर जो है बेसिकली वो फाइंड करना है। तो हमें A1 गिवन है, इनिशियली उसमें 64,000 बैक्टीरियाज थे, और 6 डेज़ के बाद उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो 7,29,000 है। तो एन हमारे पास 7 होगा और आर मैंने फाइंड करना है। एन इसलिए 7 होगा क्योंकि जो फर्स्ट डे होगा वो जो इनिशियल है वो तो 64,000 है। एक दिन गुजरेगा तब जाके वो अगले दिन, सपोज फर्स्ट डे एक 24 आवर्स गुजरेंगे तब जाके उसमें इंक्रीज आएगी। अगर 6 दिन का मांगा है तो हम 7 के लिए फाइंड करेंगे। जब हम हमारे पास है ए एन इज इक्वल्स टू A1 आर पावर एन माइनस वन, मुझे A7 गिवन है कि A7 इसकी इक्वल है, तो इसमें N7 पुट कर देंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर देंगे और आप लोग आसानी से इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। सही है। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। एंड मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये एन हम 7 क्यों पुट करते हैं। एन इसलिए 7 पुट करते हैं, सपोज आज के दिन पे आज से मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो मेरा A1 होगा, स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 64,000 है। अब इसमें इंक्रीज डेली की बेसिस पे आता है तो एक दिन गुजरेगा
तो मतलब 24 आवर्स गुजरेंगे तो जाके इसका क्या होगा, इसमें कुछ इंक्रीज आएगा। लेकिन यहाँ पे n कितना हुआ है, अभी n 1 हो गया है, n 1 हो गया, एक दिन गुजरा है। लेकिन a1 हमें नोन है तो a2 जो हैगा वो फर्स्ट डे के ऊपर आएगा। फिर अगले 24 आवर्स गुजरेंगे तो वो n2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, a3 होगा। इस तरह n3 के लिए a4, डे 4 के लिए a5, डे 5 के लिए a6 और डे 6 के लिए a7। तो इसलिए हमारे पास जो a7 है वो इसकी इक्वल है। सो आई एम श्योर आप इसको कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को पढ़ चुके हैं तो आज थोड़ा सा हार्मोनिक के बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अगर मैं सपोज कहूँ कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यह अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है इंस्टेड ऑफ सीरीज। तो ये क्यों है, बिकॉज अर्थमेटिक सीरीज सीक्वेंस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2। सो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम है हर टर्म्स में। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और इसी का जो रेसिप्रोकल लेंगे, सपोज 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, 6 का रेसिप्रोकल होगा 1/6, 8 का होगा 1/8 एंड सो ऑन। ऐसी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, हार्मोनिक सीरीज होगी। हार्मोनिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस whose reciprocal form an arithmetic sequence. The sequence this is not arithmetic sequence. However, the reciprocal of these numbers, namely 2, 4, 6, 8, 10, and do form an arithmetic sequence. Thus, the sequence 1 is example of harmonic sequence. A harmonic sequence is also called progression. Harmonic progression भी इसको कहते हैं। इसी तरह अगर हमें 3 नंबर्स गिवन हो A, B, C और वो कहें कि इस चीज़ को प्रूव कर दें कि ये भी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। हमें ये गिवन है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू बी माइनस सी हो जाएगा और c इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये ए बी माइनस ए सी और यहाँ से सी ए माइनस बी सी। तो ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/c माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/a। तो ए बी सी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब होगा जब मेरे पास 1/a 1/b और ये 1/c की फॉर्म में होगा। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये इसकी सेकंड टर्म, ये इसकी थर्ड टर्म। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये तब होगी जब सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस 1/b माइनस ए 1/b माइनस ए इक्वल हो जाए थर्ड और सेकंड का डिफरेंस के 1/c माइनस 1/b के। तो 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जैक्टली प्रूफ हुई हुई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/a 1/b 1/c जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये छोटा सा प्रूफ था। अब इसका मीन देखते हैं, इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं। फाइंडिंग nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस, इसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म होगा 1/a1। सिमिलरली जिस तरह अर्थमेटिक सीक्वेंस है, सेम वही सीक्वेंस इसी फॉर्म में होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल होगी। लाइक a1 जो है वो a1 a2 a3, तो इसको मतलब और लिखूँ, इस तरह लिखूँ a1 प्लस डी a1 प्लस 2d। ये हमारे पास थी अर्थमेटिक सीरीज। अगर इनके मैं रेसिप्रोकल ले लूँ 1/this 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 एंड सो ऑन, तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। इसी तरह जो जनरल टर्म है वो होगी, वो इक्वल होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस में ए एन इज इक्वल्स टू, सॉरी, a1 प्लस n माइनस 1d। अगर आपको याद हो तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म थी जनरलाइज वो इस इक्वल थी, तो हार्मोनिक में ये 1/an इक्वल होगा 1/this के। तो इसका क्या होगा, nth टर्म होगा। इससे रिलेटेड पर एग्जांपल है, तो एग्जांपल में है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 643 जो है वो हमें कुछ टर्म्स गिवन है और आपसे वो पूछना चाह रहा है कि 12th टर्म इसकी क्या होगी। सो 1/6 1/4 1/3 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब होगी
जब इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। सो A1 आपके पास है 1/6 और R जो है वो आप यहाँ पे अब R नहीं होगा, D होगा। और कॉमन रेशो होता है, ये कॉमन डिफरेंस है। सो R हम कैसे D में कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट कर दें या थर्ड माइनस सेकंड कर दें, वो सेम रहेगा। सो वो आ जाएगा 1/12 और n जो है वो 12 है, तो आपने 12 टर्म फाइंड करनी है। सो हमारे पास ये फार्मूला है अर्थमेटिक सीक्वेंस के जनरलाइज का। सो an इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, an इज इक्वल्स टू बेसिकली ये A1 है तो 1/A1 हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो A1 आपका है 1/6, दिस विल बी 1/6 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है। और हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में ये बात ध्यान में रखें कि इसके अपने कोई फार्मूलेज नहीं है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक सीक्वेंस का। सो हम जब भी हमें हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन होगी, हम इसका रेसिप्रोकल लेके पहले अर्थमेटिक में चले जाएंगे, फिर अर्थमेटिक वाली ऑपरेशन यूज़ करके इसको वापस हार्मोनिक में लेकर आएंगे अगेन रेसिप्रोकल लेके। इसकी कोई सीरीज़ नहीं है, सिर्फ ये सीक्वेंस की हद तक है। इसका हम सम नहीं फाइंड कर सकते। सो अब हार्मोनिक मीन के बारे में देखते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। जैसे कि अर्थमेटिक मीन होता है किसी दो नंबरों को अगर मुझे फाइंड करना हो, सपोज दो नंबर ए और बी का अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? दो नंबरों को ऐड कर लेते हैं और टू पे डिवाइड कर लेते हैं, वो उसका अर्थमेटिक मीन होता है। जैसे अगर मुझे दो नंबरों का मीन चाहिए और मुझे चाहिए ज्योमेट्रिक मीन, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेकिन हार्मोनिक में क्या होगा, क्योंकि नंबर्स रेसिप्रोकल में होंगे, तो रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे और टू पे डिवाइड करेंगे, तो उसका हार्मोनिक मीन होगा। अब यहाँ पे 1/a प्लस 1/b है, तो यहाँ से मैं जब एलसीएम लूँगा तो 1/a प्लस 1/b का एलसीएम क्या बनेगा? ए बी इसका एलसीएम बनेगा, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी। अब चूँकि इसको टू पे डिवाइड भी करना है तो 1/2 एक साथ आ जाएगा। अब इसका मैं क्या लूँगा, वापस रेसिप्रोकल लूँगा, तो वो हो जाएगा 2ab इक्वल्स टू a प्लस बी, इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं किसी भी दो नंबरों के दरमियान में, लाइक हमारे पास है a h1 h2 hn आखिर में b, ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। और ये h1 h2 अप टू hn जो है फाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट करने हैं किसी दो नंबर a और b के दरमियान में। फिर कैसे हम इसको फाइंड करेंगे कि h में h1 क्या होगा, h2 क्या होगा, h3 क्या होगा। अब देखें a से लेकर b तक इंक्लूडिंग h1 h2 अप टू hn, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन है। अब जो कि हार्मोनिक मीन के अपने कोई फार्मूलाज नहीं है हार्मोनिक सीक्वेंसेस के, तो इस सीक्वेंस को हम पहले अर्थमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। अर्थमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ज़्यादा ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, सिर्फ इनके रेसिप्रोकल लेने हैं। अब अगर a हार्मोनिक है तो 1/a क्या होगा, अर्थमेटिक होगा। इस तरह अगर h1 हार्मोनिक है तो 1/h1 क्या होगा, अर्थमेटिक होगा। h3 अगर टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो 1/h3 किसका टर्म होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म होगा। इसी तरह अगर hn कोई टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो 1/hn जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म होगा। सिमिलरली b अगर टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो 1/b जो होगा वो इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म होगा। सो इसको, इस जो सीक्वेंस है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अर्थमेटिक में। फिर हम अर्थमेटिक वाला फार्मूलाज यूज़ करेंगे और यहाँ से फिर h1 h2 वगैरह वगैरह जो जितनी भी हैं वो फाइंड करेंगे। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है nth टर्म के लिए कि an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस वन डी। तो यही फार्मूला मैं यूज़ करके यहाँ से फाइंड करूँगा। अब अगर इस ये देखें, अब यहाँ पे अब n टर्म्स नहीं है, n+2 हैं, बिकॉज n तो सिर्फ h वाले हैं और ये एक ये एक्स्ट्रा एक ये एक्स्ट्रा, तो दो टर्म एक्स्ट्रा, हमारे पास टोटल n+2 टर्म्स हैं। अब अगर इस फार्मूले में मैं n+2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा an+2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस n+2 माइनस वन n+1 इंटू डी। तो ये सारा वही कंसेप्ट है जो हम पिछले अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक के लिए पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू हो रहा हूँ। अब वन बाय सॉरी ए n प्लस 1/2 कौन सी टर्म है, बिल्कुल लास्ट टर्म है, विच इज इक्वल्स टू 1/b। अब ये b जो है, सिर्फ b जो है वो इटसेल्फ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, लेकिन 1/b जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए मैं डायरेक्ट अर्थमेटिक में पुटिंग कर रहा हूँ। a1 इज योर
अब ए जो है, सिंपल ए जो है, ये वाला ए जो है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, ये तो अर्थमेटिक का फार्मूला है। तो इस ए को मैंने अर्थमेटिक में कन्वर्ट किया है बाय रेसिप्रोकल लेके। अब मैं इस ए वन की जगह पे ए वन बाई ए लिख सकता हूँ, प्लस एन प्लस वन डी। अब ये जब वन बाई ए उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू एन प्लस वन से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो है फाइनली ये वाली डी की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे एच वन तो वन बाई एच वन तो नहीं चाहिए, मुझे जो सिंपल एच वन चाहिए, बिकॉज जो हार्मोनिक मीन में है वो तो एच वन है, वन बाई एच वन तो नहीं है। वन बाई एच वन तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक टर्म है। तो मुझे जब एच वन चाहिए तो मुझे इसका दोबारा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये एच वन आ जाएगा। अब ये वन बाई एच टू है, ये अर्थमेटिक का टर्म है। अब मुझे अगर एच टू चाहिए तो मुझे इसका दोबारा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ये फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसका इससे ये टर्म लाने के लिए डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। एक में कर देता हूँ, एलसीएम लेने के बाद जो फाइनल फॉर्म होगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे। अब यहाँ पे है सपोज वन बाई ए प्लस टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू एन प्लस वन। एक में कर देता हूँ किसी ये फॉर्म कैसे आई है बाकी आप खुद कर सकेंगे। अब मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम होगा, ए यहाँ पे मौजूद है, ए यहाँ पे भी है, तो ए को एक टाइम लेंगे, बाकी बी इंटू एन प्लस वन, ये भी सारा एलसीएम में आ जाएगा। अब इस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ इस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, ये एलसीएम बन जाए ए बी इंटू एन प्लस वन। जाहिर है ए के साथ जो अगर बी इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे तब ये एलसीएम बनेगा। तो वो बी एन प्लस वन जो है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटू एन प्लस वन प्लस टू इंटू, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम आ जाए, वन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर के साथ वन मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, टू ए माइनस टू बी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आसानी के लिए ये बी अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा बी एन प्लस बी माइनस टू ए माइनस टू बी। अब ये देखें बी एन प्लस बी माइनस टू ए माइनस टू बी, तो प्लस बी माइनस टू बी से माइनस बी आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, या इसको मैं वापस, चलें इसको मैं वो लिख देता हूँ, यहाँ से इसको मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस बी माइनस टू बी से माइनस बी आएगा, तो बी एन माइनस बी और ये माइनस टू ए, सॉरी तो प्लस टू ए है, डिवाइडेड बाय ए बी इंटू एन प्लस वन। अब ये देखें इस बी बी में बी कॉमन है, यहाँ से मैं बी कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा एन माइनस वन बी कॉमन करेंगे तो एन माइनस वन प्लस टू ए डिवाइडेड बाय ए बी इंटू एन प्लस वन। अब ये चीज़ बेसिकली इक्वल होगी वन बाई एच टू के। फिर मुझे सिर्फ एच टू चाहिए, तो इसका जो मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये वाली टर्म जो है ये ऊपर चली जाएगी और न्यूमरेटर जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए बी इंटू एन प्लस वन, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और नीचे क्या आएगा, एन बी इंटू एन माइनस वन प्लस टू ए। एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म जो है ये बन जाएगी। सो यही प्रोसीजर बाकियों के साथ भी करना है, और आपके पास जो फाइनली nth टर्म आएगी वो यहाँ पे गिवन है और वो इस फॉर्म में आ जाएगी। ये इसकी n टर्म होगी। तो ये h1 h2 h3 अप टू hn। तो आप जब क्वेश्चन में आपको कहेंगे, हम अब हमें अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने दो वैल्यूज़ के बीच में
अगर हमें क्वेश्चन में कहेंगे कि दो वैल्यू के बीच में आपने 3 या 4 अर्थमेटिक मीन ऐड करने हैं, तो हमें ये फार्मूलाज याद होने चाहिए कि उसमें h1 किसकी इक्वल होगा, सॉरी h2 किसकी इक्वल होगा, h3 किसकी इक्वल होगा, फिर h4 किसकी इक्वल होगा और hn किसकी इक्वल होगा। ये फार्मूले मुझे अब याद होने चाहिए। सो फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 24 एंड 16। तो 24 और 16 का हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है ए बी डिवाइडेड बाई टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, वो यूज़ करेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। अब ये कहता है इंसर्ट फोर हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। तो फर्स्ट जो आपका होगा, फर्स्ट टर्म वो होगी -1/2, 4 हार्मोनिक मीन आएंगे h1 h2 h3 h4 और लास्ट टर्म होगी ये 1/3। अब आपका जो 1/h1 है इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, हार्मोनिक से अर्थमेटिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर अर्थमेटिक वाले फार्मूलाज यूज़ करके आप ये फाइंड करेंगे। या आप डायरेक्ट अगर यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप h1 की वैल्यू h2 h3 h4 का फार्मूला याद होगा, वो भी आप डायरेक्ट यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। h1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब आपका -1/2 की जगह पे 2 आपका क्या होगा अर्थमेटिक मीन होगा, 1/1 आपका अर्थमेटिक मीन, 1/2 आपका अर्थमेटिक मीन। तो ये सारे अर्थमेटिक मीन में हो जाएंगे। तो टोटल कितनी एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपका A1 जो होगा अर्थमेटिक मीन में -2, A6 जो होगा वो 13 के, A2 जो होगा वो इसके, A3 इसके, A4 इसके, A5 इसकी इक्वल होगा। तो आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। सो A1 -2 A6 इसके और A6 जो है वो बेसिकली A1 + 5D की इक्वल है, तो वहाँ से इसने D फाइंड किया है, तो वो सारे H इसने फाइंड किए हैं। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दूं h1 h2 जो हमने फार्मूले डिराइव किए हैं, तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने एक रिलेशन प्रूफ करना है कि सबसे बड़ा कौन होता है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है, या अगर अर्थमेटिक और हार्मोनिक को मल्टीप्लाई कर लें तो वो किसकी इक्वल होता है, ये रिलेशन हमने प्रूफ करनी है। एक तो ये याद रख कीजिएगा कि a इंटू एच अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। सीक्वेंसली ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरा, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और फर्दर ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इनको प्रूव कर लेते हैं। पहले मैंने कहा कि अर्थमेटिक मीन को मल्टीप्लाई करें हार्मोनिक मीन से तो वो जी स्क्वायर की इक्वल होता है। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल है a+b/2, हार्मोनिक मीन इसकी इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन इसकी इक्वल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को। तो यहाँ से क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन की जगह पे a+b/2 मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे ये चीज़, तो यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ से a+b+b कैंसिल, सिंपल ए बी बच जाएगा। अब ए बी जो है, ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के होल स्क्वायर के। तो जो ए बी का स्क्वायर रूट होता है वो बेसिकली इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, तो यहाँ से आ जाएगा जी का स्क्वायर। सो ए क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। एक ये रिलेशन याद रखें। दूसरा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इफ़ a+b/2 इज़ ग्रेटर देन। तो ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है और ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अब देखें, अगर मैं 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, a+b इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स दिस। अब इस 2 टाइम्स को वापस इधर शिफ्ट कर लें तो -2 हो जाएगा। अब देखें, a+b होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, इंस्टेड ऑफ a+b a-b लिख लेते हैं, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट डाल दूँ, दिस स्क्वायर रूट, दिस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट a का स्क्वायर, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b। तो यहाँ पे a और स्क्वायर रूट कैंसिल, a आ जाएगा, b और b स्क्वायर रूट कैंसिल, b आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ab। इसका मतलब है कि ये जो है a+b -2 स्क्वायर रूट ऑफ ab इज बेसिकली इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर। अब अगर दो टर्म्स का होल स्क्वायर हो, डिफरेंस का होल स्क्वायर हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि जब स्क्वायर ओपन होता है तो हमेशा जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस सपोज अगर -3 आ जाता है,
तो -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 कर देगा। अगर इनका डिफरेंस +3 आता है तो वो तो ऑटोमेटिकली 9 होगा, प्लस होगा। सो स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा में पॉजिटिव आएगा। तो ये हमेशा चूँकि पॉजिटिव होता है और ये बात सही है, तो ये बात देखें इज़ ग्रेटर देन 0, ये होल स्क्वायर होता है, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये बात सही, ये इनइक्वालिटी सही है। जब ये इनइक्वालिटी सही है, इट मीन्स अरिथमेटिक मीन जो है वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। नेक्स्ट में देखते हैं कि जो अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में कौन बड़ा है। तो ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है और हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ज़रा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे है सॉरी स्क्वायर रूट ए बी इज ग्रेटर देन 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐसे होगा कि ए प्लस बी उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पे आ जाएगा 2ab और यहाँ पे स्क्वायर रूट ए बी। अब ये जो है ए बी, इस ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर रूट ए बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं तो इनके नीचे जो है वो है स्क्वायर रूट ए बी, ये एक स्क्वायर रूट भी कैंसिल, सिर्फ स्क्वायर रूट ए बी रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए बी से क्या आ जाना चाहिए, यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए बी। इस ए बी को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लूँगा, एक दफ़ा कैंसिल होकर एक दफ़ा रह जाएगा। तो इन्होंने भी इसको थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2ab, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए बी इज़ ग्रेटर देन 0। तो वही वाली बात बन जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस इस बी को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए बी ग्रेटर देन 0। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए आपके पास स्क्वायर रूट ए, बी आपके पास स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब चूँकि इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। सो हमेशा पॉजिटिव देगा, जो कि बात सही है। अगर ये बात सही है तो ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से। सो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक से बड़ा है और ज्योमेट्रिक हार्मोनिक से भी बड़ा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक सबसे बड़ा है, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक जो है वो उसके बाद होता है और हार्मोनिक सबसे छोटा होता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये अपने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ के हवाले से एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। अभी तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और नेक्स्ट जो लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम 4.6 को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।